प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मुगलों के प्रांतीय प्रशासन एवं सूचना तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम मुगल शासकों के पड़ोसी राज्यों से संबंध देखेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ईरान के सफावी साम्राज्य और तुर्की के ओटोमन साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। साथ ही मुगल दरबार में जेसुइट धर्म प्रचारकों के बारे में भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, जो अकबर के दरबार में भारत आए थे। बच्चों, मुगलों की पड़ोसी शक्तियों से संबंधों को पढ़ने से पहले आइए मुगल इतिवृत्तों को एक बार फिर से दोहराते हैं, जिसमें मुगल बादशाहों द्वारा धारण की गई उपाधियों और पदवियों का जिक्र है, जिसमें शहंशाह, राजाओं का राजा, जहांगीर अर्थात विश्व पर कब्जा करने वाला और शाहजहां अर्थात विश्व का राजा जैसी उपाधियां शामिल हैं। इन इतिवृत्तों के माध्यम से दरबारी इतिहासकारों ने यह दावा भी किया कि मुगल शासकों की सत्ता को चुनौती देना लगभग असंभव था, लेकिन इन इतिहासकारों ने मुगल शासकों के पड़ोसी राज्यों के साथ तनाव, संघर्ष और प्रतिद्वंद्विता के बारे में भी लिखा है। देखिए बच्चों, सबसे पहले ईरान के सफावी साम्राज्य के साथ मुगल साम्राज्य के संबंध देखते हैं। मानचित्र पर जो पिंक कलर में दिखाया हुआ है बच्चों, ये सीमा देखिए आप, मुगल साम्राज्य की सीमा है, और जो ब्लू कलर में है यह सफावी साम्राज्य है बच्चों, ईरान का सफावी साम्राज्य। और जो पर्पल कलर में है बच्चों, यह ओटोमन साम्राज्य है। आइए सबसे पहले मुगल और सफावियों के बीच संबंध पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हिंदू कुश पर्वत मुगल साम्राज्य और सफावी साम्राज्य के बीच सीमा निर्धारित करता था, और मुगल शासकों ने काबुल और कंधार पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। आपको याद होगा कि अकबर ने लाहौर को अपनी राजधानी इसीलिए बनाया था ताकि उत्तर पश्चिमी सीमा जो साम्राज्य की है उस पर चौकसी बनाई रखी जा सके। लेकिन साथ ही सफावी शासक भी काबुल और कंधार पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, जिसकी वजह से यह क्षेत्र हमेशा दोनों साम्राज्यों के बीच झगड़े का कारण रहा। बच्चों, फरगाना से आया था बाबर। फरगाना से निर्वासित होने के बाद बाबर ने 1504 में काबुल जीता और इसके बाद कंधार भी जीत लिया था। हुमायूं ने भी कंधार जीता था, लेकिन कुछ समय बाद मुगल शासकों के हाथ से कंधार निकल जाता है। 1595 में अकबर ने कंधार को पुनः जीता। 1613 में जहांगीर ने शाह अब्बास के दरबार में कंधार को मुगल अधिकार में रहने देने की वकालत करने के लिए राजदूत भेजा, लेकिन जहांगीर अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। बच्चों, 1622 में कंधार सफावियों के नियंत्रण में आ जाता है और मुगल साम्राज्य के हाथ से हमेशा के लिए निकल जाता है। हमने मुगल और सफावी शासकों के संबंध देखे, जो कंधार की वजह से हमेशा तनावपूर्ण रहते थे। बच्चों, ओटोमन में मुगल साम्राज्य और ईरान के सफावी साम्राज्य के बीच संबंध देखे, जो कंधार की वजह से हमेशा तनावपूर्ण रहे। आइए ओटोमन साम्राज्य के साथ मुगल शासकों के संबंध पढ़ते हैं। इस साम्राज्य के साथ मुगलों के व्यापारिक और धार्मिक संबंध मधुर थे। इस समय तुर्की साम्राज्य व्यापार व आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। इसी के साथ मक्का व मदीना जैसे इस्लामिक धार्मिक केंद्र इसके अधीन होने के कारण दुनिया भर के मुसलमानों में इस साम्राज्य के प्रति श्रद्धा थी। मुगल शासक यहाँ से होने वाले व्यापार से, देखिए बच्चों, मुगल शासकों ने समुद्री मार्ग से ओटोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाए रखे और बहुमूल्य वस्तुओं का निर्यात अदन और मोखा जैसी बंदरगाहों से ओटोमन साम्राज्य के साथ होता था। मुगल शासकों ने यहाँ से होने वाले व्यापारिक लाभ का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र के धर्मस्थलों पर लगाया। धर्मस्थल कौन से थे? मक्का और मदीना। औरंगजेब के शासनकाल में इस आर्थिक मदद को बंद कर दिया गया, क्योंकि औरंगजेब का मानना था कि भारत भी ऐसा ही ईश्वर का घर है जैसा कि मक्का और मदीना। हमने मुगल साम्राज्य के ओटोमन साम्राज्य और सफावी साम्राज्य के साथ संबंध देखे।
इसके साथ साथ बच्चों मुगल दरबार में जेसुइट धर्म प्रचारक भी आते हैं। अकबर के काल में आपको याद होगा 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा जो पुर्तगाली नाविक था बच्चों, भारत में व्यापार करने के लिए आता है और इसी के साथ व्यापारिक मार्गों की खोज होने के साथ साथ जेसुइट धर्म प्रचारक भी भारत में आते हैं। 16वीं सदी में जेसुइट शिष्टमंडल भारत आए और अकबर ने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूत मंडल गोवा भेजा। पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी में मुगल दरबार में 1580 में आता है। यह शिष्टमंडल लगभग 2 वर्ष मुगल दरबार में रहा। इसी के साथ साथ लाहौर के मुगल दरबार में 1591 में और 1595 में 2 और शिष्टमंडल भारत आते हैं। आपको ये याद रखना है बच्चों कि 1580 में फतेहपुर सीकरी मुगल राजधानी थी और जिस समय की हम बात कर रहे हैं 1591 और 95 की, उस समय लाहौर मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। जेसुइट शिष्टमंडल के सदस्यों के प्रति जो उच्च आदर प्रदर्शित किया उससे वे बहुत प्रभावित हुए और जेसुइट वृत्तांतों से ही यूरोप को भारत के बारे में जानकारी मिली। हालांकि जेसुइट धर्म प्रचारकों के साथ साथ यात्रियों, व्यापारियों और राजनयिक विवरणों से भी यूरोपियों को भारत के बारे में जानकारी मिली, लेकिन सबसे पुराने जो वृत्तांत हैं वो मुगल दरबार के यूरोपीय विवरण हैं जो जेसुइट धर्म प्रचारकों ने लिखे थे। अकबर ने विभिन्न धर्मों के अनुयायियों जिसमें मुसलमानों, हिंदुओं, जैनों, पारसियों और ईसाइयों के बीच अंतरधर्मीय वाद विवाद करने और धार्मिक मामलों पर चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना खोला। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती हैं। ये अनुभव अकबर को सुलह-ए-कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। अबुल फजल ने सुलह-ए-कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। बच्चों, आज हमने मुगल शासकों के अपने पड़ोसी शक्तियों के साथ संबंध और जेसुइट धर्म प्रचारकों का मुगल दरबार में आना पढ़ा है। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।